नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत उत्पादन फलन को देखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कीन्स के रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया था। उनका जो उनका सिद्धांत था वो अल्पकालीन था और स्थैतिक था, समष्टिपरक था। इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से अध्ययन किया था और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और आज हम उत्पादन फलन को पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हमें कीन्स के रोजगार और उत्पादन के सिद्धांत को समझना है तो हमें ये अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, यानी उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। तो इनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके, तब हम इनके सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, प्रभावी मांग क्या है। ये सब हम तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इनके सिद्धांत को। तो आइए आज हम देख लेते हैं। कीन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि और इसको किससे दिखाते हैं, C बराबर फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, यानी ये किससे दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि जो उपभोग है वो किसका फलन है, आय का फलन है। तो ये कीन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसको कीन्स का मूलभूत या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसे कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार आय के बढ़ने से उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय जिस अनुपात में बढ़ती है उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, क्योंकि बढ़ी हुई आय का कुछ भाग जो है वो उपभोग बढ़ाने में जाता है और कुछ भाग जो है वो बचत करने में चला जाता है। यानी जितनी भी आय हमारी होती है उतनी आय को कोई भी व्यक्ति खर्च नहीं करता है, वो उसमें बचत भी करता है, यानी उपभोग भी करता है और बचत भी करता है। और कीन्स के अनुसार उपभोग पर प्रमुख रूप से आय का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है उपभोग पर, आय का। यानी आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। परंतु यदि आय शून्य है तो क्या उपभोग शून्य हो जाएगा? उपभोग तो शून्य नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या करेगा, वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं तो पूरी करेगा, जैसे घर है या भोजन है, इसको तो वो करेगा ना, इसको तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं उन्हें तो वो पूरी करना ही उसको पड़ेगा। तो ये जो होता है अनिवार्य आवश्यकता, जैसे खाना है, कपड़ा है, घर है। अब जो और फिर क्या होता है, उपभोग जो होता है वो प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रयोज्य आय पर। अब प्रयोज्य आय क्या होती है? प्रयोज्य आय वह आय होती है जो व्यक्ति की आय में से टैक्स को घटाने पर उसको प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए, और वो किसके बराबर होती है? उपभोग प्लस बचत के बराबर। कैसे? जैसे बाई बराबर इज इक्वल सी यानी कंजप्शन और प्लस एस यानी सेविंग्स, इसके बराबर होती है। समझ गए ना आप लोग? और प्रयोज्य आय क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मेरी आय 10,000 है, 10,000 है मेरी आय महीने में, तो जो सरकार को जो टैक्स देने पड़ते हैं वो तो हर व्यक्ति को देने चाहिए, जो मतलब टैक्स देने के लायक है, जिसके ऊपर टैक्स आ रहे हैं तो उसको सरकार को अदा करने चाहिए टैक्स, क्योंकि वही टैक्स फिर विकास कार्यों में खर्च होते हैं। तो प्रयोज्य आय क्या है? जैसे मान लीजिए मेरी 10,000 इनकम है महीने में और मेरे ऊपर बन रहा है 2,000 रुपये टैक्स का बन रहा है। समझ गए ना? तो देखिए 10,000 रुपये मेरी आय है और इसमें से हमने 2,000 माइनस कर दिए किसके? टैक्स के। किसका है? ये टैक्स है, ये टैक्स, इसको हमने घटा दिए तो ये 8,000 जो बचे, ठीक है, ये जो 8,000 बचे ये क्या कहलाएंगे? ये प्रयोज्य आय कहलाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है, जब आय में से टैक्स घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें प्रयोज्य आय मिलेगी। और प्रयोज्य आय किसके बराबर होगी? बाई बराबर सी या प्लस
सी प्लस यस। या तो प्रयोज्य आय में से क्या करेगा व्यक्ति, या तो वो उपभोग करेगा, और उपभोग करने के बाद में जो भी बचेगा उसका वो क्या करेगा, बचत करेगा ना, सेविंग करेगा ना। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, जहाँ प्रयोज्य आय जो होती है वो सी प्लस एस के बराबर होती है। और सी, चूंकि सी किसका फंक्शन है, किसका फलन है, बाई का, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सी इज इक्वल फंक्शन ऑफ बाई, तो ये बाई का फंक्शन है। और ये क्या होता है, इसी को हम, इसीलिए इसी को उसको उपभोग फलन कहा जाता है, क्योंकि जब चूंकि आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम है उपभोग फलन। अब आय में जो वृद्धि होती है, उपभोग में कम वृद्धि होगी और आय में ज्यादा वृद्धि होगी। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे का वो बताते हैं। उपभोग फलन कीन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसको कीन्स का आधारभूत या मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। बताया ना अभी कि उपभोग जो है, जो उपभोग जरूरी है, अनिवार्य, जैसे आय शून्य है तब भी उपभोग होगा, लेकिन उपभोग कितना होगा, व्यक्ति जैसे 4 रोटियां खा रहा है तो वो 4 ही तो खाएगा, चाहे उसकी आय ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा, जो उसकी अनिवार्य आवश्यकता है उन पे ज्यादा उपभोग नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, पैसे का वो बचत में बचत कर देगा, बैंक में जमा कर देगा, बचत करेगा ना, और बाद में वही बचत का वो निवेश भी करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम यही पढ़ लेते हैं। तो आय, तो क्या होता है, आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है। समझ गए ना, यानी आय से कम बढ़ता है उपभोग। अतः बढ़ी हुई आय का कुछ भाग क्या होता है, उपभोग बढ़ाने में चला जाता है, और कुछ भाग जो है वो बचत बढ़ाने में जाएगा। अब कीन्स ने क्या कहा है, कीन्स के अनुसार उपभोग पर प्रमुख रूप से आय का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, और यदि आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। लेकिन परंतु यदि आय शून्य हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि आय शून्य हो तो क्या हम अपने उपभोग को शून्य कर देंगे? चाहे हम कैसे भी अपना खर्चा चलाएं, चाहे हमारी बची हुई पहले की हमने अपनी बचत रख रखी है उससे हम अपना खर्चा चलाएं, या मान लो हम उधार लेके चलाएं, लेकिन हम अनिवार्य जरूरतें तो अपनी पूरी करेंगे ना, तो वो हम अपनी पूरी करेंगे। और क्या होगा, आय शून्य होने पर आय शून्य हो तो उपभोग शून्य नहीं होगा, व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं तो पूरी करेगा ही। उपभोग और उपभोग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। प्रयोज्य आय क्या होती है, अपनी आय में से टैक्स को घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कहा जाता है प्रयोज्य आय। क्योंकि आय में जो वृद्धि होती है उससे क्या होता है, उपभोग में भी वृद्धि होती है। अब अल्पकाल में उनका कीन्स का कैसा सिद्धांत था, अल्पकालीन था ना, उन्होंने कहा था अल्पकाल सिद्धांत है, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, ऐसा कहा था प्रोफेसर कीन्स ने। तो अल्पकाल में आय के बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ता चला जाता है। अतः व्यक्ति की जो आय होती है उसके 2 ही भाग होते हैं, क्या होता है, पहला उपभोग और दूसरा बचत। अब इसी को हम उपभोग फलन या बचत फलन भी कहते हैं, और बचत को ही निवेश किया जाता है। जो बचत होती है उसी को तो बाद में हम निवेश करते हैं। चलिए इसको तो हम आगे पढ़ जानेंगे, अभी आप यही जान लीजिए कि कीन्स ने कहा है कि जो उपभोग है वो प्रयोज्य आय से संबंधित है, यानी सी इज द फंक्शन ऑफ बाई। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि यदि सी बढ़ेगा तो बाई भी बढ़ेगी ना बाई, यानी ये उपभोग हम उल्टा बोल गए, यदि बाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उपभोग भी यानी सी भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये भी ए वक्र भी बढ़ता हुआ होगा। और यदि बाई घटेगा तो सी भी घटेगा, क्योंकि ये जो है उपभोग किस पर निर्भर करता है, बाई पर निर्भर करता है। मान लीजिए देखिए जैसे कि बाई और सी ये 2 हैं, यानी ये बाई है, आय को हम डिनोट करते हैं बाई से और कंजप्शन को हम सी से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आय है मान लीजिए 100 रुपया,
तो कंजप्शन भी 100 रुपया है, 100 रुपये के बराबर है। ठीक है, जब यहाँ ये 200 रुपया होती है तो ये हो जाता है 150। ठीक है, अब ये 300 होती है तो ये हो जाता है 200। अब ये 400 अगर होती है तो ये हो जाता है 300। अब आप देख रहे हैं बाई बढ़ रही है ज़्यादा, लेकिन कंजप्शन कितना हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है कम। यानी उपभोग किस पर निर्भर करता है? प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। कैसे? C बराबर बाई डी। ये डी जो है ये है डिस्पोजल इनकम, जो हमने अभी बताया ना आपको। डी को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय। समझ रहे? तो प्रयोज्य आय का मतलब होता है डिस्पोजल इनकम। समझ गए होंगे आप लोग की प्रयोज्य आय क्या है। यानी टैक्स को घटाने के बाद में हम इसको बाई डी को कैसे ज्ञात करेंगे? बाई डी को कैसे ज्ञात करेंगे? आई में से हम किसको घटाएंगे? टी को घटाएंगे, यानी टैक्स को। ठीक है, हम टैक्स को जब घटा देंगे तो हमें ये बाई डी मिल जाएगी, यानी प्रयोज्य आय हमें मिल जाएगी। आय में से टैक्स घटाने के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम प्रयोज्य आय कहते हैं। और प्रयोज्य आय कैसी होती है? प्रयोज्य आय होती है बचत और उपभोग के बराबर होती है, यानी वाई डी बराबर है किसके? बचत और उपभोग के, C प्लस एस के। ये इसके बराबर है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रयोज्य आय क्या है और कीन्स ने क्या कहा है कि जो है वो बाई का फंक्शन है, यानी बाई के कारण सी पर प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं कि अगर उपभोग फलन एक सरल रेखा के रूप में है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। इसको अब हम देख लेते हैं कि एक उपभोग फलन सरल रेखा के रूप में है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे C बराबर A प्लस बी बाई डी। अब देखिए हमको C भी पता है। C क्या है? उपभोग है ना उपभोग। इसको हम आपको बता चुके उपभोग क्या है। अब बाई डी भी बता चुके हैं। बाई डी क्या है? डिस्पोजल आय है। लेकिन ये A और ये B क्या है? अब चलिए इसको हम बता देते हैं। A बराबर है स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग। ये स्वायत्त उपभोग क्या है? ये जो स्वायत्त उपभोग है, चाहे आमदनी हमारी शून्य हो आय हमारी, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति इसको खर्च करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको नहीं खर्च करेगा तो अपनी जीवन कैसे चलाएगा? वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। उसकी जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको तो वो पूरा करेगा ना। तो ये कहलाता है ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये बोला जाता है स्वायत्त उपभोग। इसको ऑटोनोमस कंजप्शन भी बोलते हैं। अब ये बी क्या है? बी क्या है? चलो इसको भी हम बता देते हैं। बी क्या है? ए है प्रेरित विनियोग। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेरित उपभोग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शंस और इसको बोलते हैं इंडस्ड उपभोग। ठीक है, चलिए हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। पहले इसका पूरा कर देते हैं। और बाई डी बराबर क्या है? प्रयोज्य आय। ठीक है, यानी डिस्पोजल आय। समझ गए आप इन चारों का? अब ये सरल रेखा में है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए पहले तो हम इनकी आपको कीवर्ड बता देते हैं इसके इंग्लिश के। अब देखिए जो आपका C इज इक्वल A प्लस बी बाई डी है, इसको हमने इसकी सारे शाब्दिक अर्थ बता दिए, इंग्लिश में कीवर्ड भी बता दिया। C का मतलब है उपभोग कंजप्शन, A का मतलब है स्वायत्त उपभोग ऑटोनोमस कंजप्शन, B का मतलब है प्रेरित उपभोग इंडस्ड कंजप्शन और वाई डी का मतलब है प्रयोज्य आय डिस्पोजल इनकम। कैसे ये निकलता है? अब ये देखिए क्या है, ये जो है ये स्वायत्त उपभोग है। यदि हमारी आय उपभोग है वो किस पर निर्भर करता है? दो चीजों पर निर्भर करता है। किस पे? एक तो स्वायत्त उपभोग पर और एक प्रेरित उपभोग पर। अब स्वायत्त उपभोग क्या है? स्वायत्त उपभोग वो है अगर हमारी आय शून्य है तब भी हमें स्वायत्त उपभोग तो करना पड़ेगा ना। समझ गए बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा आय बढ़ती है तो हम प्रेरित उपभोग को करते हैं। जैसे कि हमारी आय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो हम पहले से उपभोग कर रहे थे लेकिन हम वो उपभोग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके बदले में हम कार ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं या और भी कोई चीज़ ले सकते हैं। कि जैसे जैसे ये प्रेरित उपभोग
कहलाता है, यानी इंडस्ड कंजप्शन कहलाता है। प्रेरित उपभोग जो है ये आय से संबंधित होता है, लेकिन जो स्वायत्त उपभोग है वो आय से संबंधित नहीं होता है। ये जो होता है आय के बढ़ने के साथ में बढ़ता है और आय के घटने के साथ में घटता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये आपका स्वायत्त उपभोग, ये स्थिर चर है और इसे हम ए से दिखाते हैं। ये स्थिर चर है और ये जो है ये चाहे आय शून्य हो तब हमेशा 1 से अधिक रहता है। ए जो है वो स्थिर चर है, ये हमेशा 1 से अधिक रहेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, जो बी है इसको हम MPC भी बोलते हैं। MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि MPC क्या है। MPC बराबर है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y बराबर B के। ठीक है, देखिए ये किसके MPC जो होता है किसके आधार पर होता है, आय के बढ़ने के साथ में। जो B है हमारा प्रेरित उपभोग, ये आय से प्रभावित होता है, आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है और आय के घटने के साथ घटता है। समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल भी। आज के लिए बस इतना ही। इसको हम वक्र के द्वारा कल समझेंगे कि वक्र के द्वारा इसको कैसे समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आएगा और हमें उम्मीद है कि आपने जो ये हमारा फार्मूला है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। इसको सीख लीजिए, लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। और फिर क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम में आने वाला है, जब हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत को पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए, बढ़िए, खूब अपनी तरक्की करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।